प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप का नौवां सिद्धांत। नौवें सिद्धांत में राज्य के स्वरूप का जो नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत है, इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम राज्य के उपकरणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। क्या? राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत। मैंने देखा है कि इस सिद्धांत से संबंधित भी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहाँ हमने इससे पहले मतलब नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से पहले या दृष्टिकोण से पहले हमने मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य समझाया था। बेटा, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बाद में हम नौवें सिद्धांत में नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समझाया था पार्ट 1 में। आज हम दूसरा पार्ट जो ले रहे हैं, इसमें नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत ले रहे हैं, जिसको कि हम नाम देंगे नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद में इसका एक पार्ट होगा पार्ट 3, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। वह भी नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखिए। मतलब वास्तविक रूप में राज्य के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य और नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बाद में समकालीन मार्क्सवादी चिंतन भी जब सामने आता है, तो उसके अंतर्गत भी इसके दो सिद्धांत होते हैं, जिसमें एक सिद्धांत की आज हम चर्चा कर रहे हैं, राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो होगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, मेरा लक्ष्य यहाँ किसी भी रूप में धन अर्जित करना नहीं है। मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी सिद्धांत हो, उपागम, दृष्टिकोण, राजनीतिक विचारक, अवधारणा, अर्थात राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूं। कारण, क्योंकि मैंने महाविद्यालयों में देखा है कि बच्चों को उस रूप में राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये लक्ष्य तय किया कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझा सकता हूं, इसलिए मैंने ये लक्ष्य तय किया। दूसरी बात, जैसा कि चूंकि आज चकाचौंध का ज़माना है और विद्यार्थी भी इस चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं, मैं इस चकाचौंध से अलग हटते हुए, भेड़ चाल से दूर रहते हुए यहाँ पर डिजिटल बोर्ड का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं सामान्य रूप में आपके सामने जो भी है इसके आधार पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य डिजिटल बोर्ड दिखाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है मेरे स्वयं की जो यहाँ बॉडी सिस्टम है, इसको दिखाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान मानते हुए समझाना। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लक्ष्य लास्ट तक रहेगा और मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, दिल से, मन से, अंतरात्मा से। बस जिस रूप में मैं समझाऊं उस रूप में आप समझते जाइएगा। आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो या स्नातक स्तर की परीक्षा हो, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ध्यान दे बेटा, नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो कि राज्य का जो स्वरूप है उसका नौवां सिद्धांत है। नौवें सिद्धांत में आज पार्ट 2 लेंगे, जिसमें हम नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत लेंगे। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में जो पूंजीपति हैं वो राज्य का प्रयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दें, समझें। सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3। इन तीनों के माध्यम से आप राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत आसानी से समझ सकते हैं। परंतु शर्त है, यहाँ शर्त क्या है
कि नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राज्य का जो उपकरणात्मक सिद्धांत है इसको तभी समझेंगे जबकि आप मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को पहले समझें, उसके बाद में नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझें और उसके बाद में राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत समझें। मैंने क्रम से ही ये लेक्चर अपलोड किए। पहले मैंने 8वें नंबर पर राज्य का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अपलोड किया है, 9वें नंबर पर मैंने राज्य का नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अपलोड किया है और आज हम इसकी संख्या का हिसाब लें तो लगभग 13वां वीडियो चल रहा है राज्य के स्वरूप के ऊपर। आज हम राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत लेंगे। तो आपको क्रमबद्ध रूप में पहले मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समझना है, फिर नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समझना है। ये दोनों यदि समझ जाएंगे तो उसके बाद में राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा मैं संकेत देता हूं। यहाँ देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, अर्थात जब हम चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास हो है जिसकी की व्यवस्थित रूप में शुरुआत प्लेटो से हो जाती है। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है जिसका हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो वास्तव में राजनीतिक विचारों का जो क्रमबद्ध रूप में श्री गणेश से प्रारंभ होता है प्लेटो से होता है, इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। बेटा ध्यान दें, ठीक है। अब चाहे प्लेटो हो, अरस्तु, एक्विनास हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, लास की दुनिया भर के पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। इन सभी ने किसी न किसी रूप में राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य के लक्ष्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार दिए। अब समय समय पर इन विचारकों ने जो अपने विचार दिए हैं ये विभिन्न सिद्धांतों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक इसी प्रकार से भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यहां पर भी जैसे हम मनु से शुरू करते हैं, मनु की मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र की शुक्र नीति सार, इसी प्रकार से सोमदेव, बृहस्पति इत्यादि भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के प्रकृति, राज्य के कार्य, लक्ष्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, अपने अपने विचार दिए। तो वास्तविक रूप में राज्य की प्रकृति क्या, राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, लक्ष्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए। उन सिद्धांतों में से ही आज हम 9वें सिद्धांत का पार्ट 2 ले रहे हैं। मतलब अभी तक मैंने आपको 9 सिद्धांत समझा दिए हैं। समय समय पर वास्तविक रूप में इन विचारकों के द्वारा राज्य के स्वरूप के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी बातें। अब जो वास्तव में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य की प्रकृति, कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को ही विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें 9वां सिद्धांत चल रहा है अभी हमारा। यस डियर स्टूडेंट्स। और फिर मैंने लिखा है राज्य की प्रकृति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप में राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंधों के ऊपर जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए, इन विभिन्न सिद्धांतों को वास्तविक रूप में विविध परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। इसे आप नव मार्क्सवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसे आप नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य कहिएगा, सिद्धांत कहिएगा, दृष्टिकोण कहिएगा। वास्तविक रूप में पर्यायवाची रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी राजनीति विज्ञान की सूक्ष्मता में, गहराई में जाएंगे तो फिर परिप्रेक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, जिसके लिए हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। फिर मैंने यहाँ आगे लिखा है 9 मीन्स राज्य के स्वरूप का 9वां सिद्धांत है। और 9वें सिद्धांत के अंतर्गत चूंकि हम नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझें, जिसमें उपकरणात्मक सिद्धांत को समझे, उससे पहले ध्यान देंगे जो मार्क्सवादी सिद्धांत है। क्या बेटा? जो राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी सिद्धांत है, जिसके प्रमुख प्रवर्तक मार्क्स और एंगेल्स हैं। कौन है? मार्क्स और एंगेल्स है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, मार्क्स और एंगेल्स है। किसके? मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स है। तो वास्तव में जो मार्क्स और एंगेल्स हैं ये समाज की आर्थिक उत्पादन प्रणाली को आधार मानते हैं। क्या आधार मानते हैं? और राज्य राजनीतिक प्रणाली को अधिरचना का हिस्सा मानते हैं। मतलब वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स ने समाज का जब अध्ययन किया है तो उसके अंतर्गत आधार तो उत्पादन प्रणाली को कहा है, आर्थिक शक्ति को तो आधार माना है, और वास्तव में अधिरचना के अंतर्गत
किसको लिया है? राजनीति को लिया है, कानून के लिया है। राजनीति, कानून, धर्म, नैतिकता, संस्कृति, इन सबको अधिरचना में स्थान दिया है। मतलब आधार के ऊपर अधिरचना निर्भर करती है। अर्थात आधार में जैसे ही परिवर्तन होता है, मतलब उत्पादन, आर्थिक उत्पादन प्रणाली में जैसे ही परिवर्तन होता है, वैसे ही अधिरचना अर्थात राज्य या राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य वास्तविक रूप में आधार किसको मानता है? आर्थिक उत्पादन प्रणाली को मानता है, या आर्थिक संबंधों को मानता है, या आर्थिक शक्ति को मानता है। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आर्थिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि वैसे ही अधिरचना अर्थात राज्य राजनीतिक प्रणाली में भी परिवर्तन होता है, कानून में परिवर्तन होता है, संस्कृति में परिवर्तन होता है, धर्म में परिवर्तन होता है, नैतिकता में परिवर्तन होता है, न्याय में परिवर्तन होता है। मतलब समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो आधार है वह आधार आर्थिक उत्पादन प्रणाली है, और अधिरचना के अंतर्गत राजनीति, कानून, नैतिकता, न्याय, ये सब आ जाते हैं। जबकि यहाँ हम केवल जब राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आधार किसको माना है? आर्थिक उत्पादन प्रणाली को माना है। आधार आर्थिक उत्पादन प्रणाली को माना है, और अधिरचना राज्य राजनीतिक प्रणाली को माना है। लेकिन राज्य राजनीतिक प्रणाली को अधिरचना का एक हिस्सा माना है बस। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राजनीति, कानून, न्याय, ये सब आर्थिक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब आर्थिक उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करते हैं। और जैसे आर्थिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा, वैसे ही राजनीति, नैतिकता, कानून में भी परिवर्तन होगा। अर्थात आधार में परिवर्तन होगा तो अधिरचना में भी परिवर्तन होगा। ये कहते हैं कार्ल मार्क्स और एंगल्स, अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत ये बात कहता है। आगे बढ़े बेटा। फिर मैंने लिखा है राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का कवच है। मतलब यहां मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति वो आर्थिक शक्ति का कवच है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है उन्हीं के द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग एक उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में किया जाता है। और वह वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति क्या होती है? राज्य होता है। इसलिए राज्य का प्रयोग एक उपकरण के रूप में या साधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, राज्य को केवल प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली के रूप में देखा है। अर्थात मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को केवल प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली के रूप में देखा है। मतलब जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वो वास्तविक रूप में धनवान होता है, पैसे वाला होता है, पूंजीपति होते हैं। तो ये जो पूंजीपति होते हैं, धनवान होते हैं, ये जो निर्धन होते हैं, जो पराधीन वर्ग होता है, वास्तविक रूप में राज्य का प्रयोग केवल एक कठपुतली के रूप में करते हैं। किसके लिए? जो पराधीन वर्ग है उसके शोषण के लिए। ये कहता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। परंतु हमें तो यहाँ राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत समझना है। अब नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ये मैंने पिछला जो पार्ट 1 है वहां पर आपको सारी बातें समझा दी हैं, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ इस डायग्राम में भी करेंगे कि नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है। परंतु हमें तो राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत समझना है। तो बेटा मार्क्सवादी सिद्धांत तो समझ में आ गया क्या कहता है? अर्थात आधार के ऊपर अधिरचना निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में यहाँ एक प्रकार से जो मार्क्स और एंगल्स हैं वो आर्थिक नियति वाद का समर्थन कर रहे हैं, और नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आर्थिक नियतिवाद का खंडन करता है। मतलब आर्थिक नियतिवाद का भावार्थ ये है कि आर्थिक उत्पादन प्रणाली में जैसे ही परिवर्तन होगा, अर्थात आधार में जैसे ही परिवर्तन होगा, अधिरचना में भी परिवर्तन होगा। मतलब राज्य राजनीतिक प्रणाली में भी परिवर्तन होगा। ये तो कहता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, इसे ही आर्थिक नियतिवाद कहा जाता है। और नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि ये गलत बात है। वास्तविक रूप में आर्थिक उत्पादन प्रणाली में जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही अधिरचना अर्थात राज्य राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये मानकर चलता है कि वास्तविक रूप में राज्य अपने आप में क्या होता है? स्वायत्त होता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में कर दी है नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। बाकी मैं यहाँ भी समझाऊंगा, ध्यान दे बेटा। देखिएगा, हम ले रहे हैं नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत। मतलब ये पार्ट 2 हो गया आज इसका, पार्ट 2। पार्ट 1 में नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समझा है, पार्ट 2 में हम लेंगे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत। अब समझे इसको बेटा। समकालीन मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत मतलब हम ये कहेंगे कि नव मार्क्सवादी चिंतन के भी बाद में समकालीन मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत यह सिद्धांत मीन्स राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत मतलब उपकरणात्मक सिद्धांत राज्य की स्वायत्तता के विचार को स्वीकार नहीं करता, बल्कि राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है। बेटा ध्यान दें,
मतलब जो ये राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत, ये राज्य की स्वायत्तता के विचार को स्वीकार नहीं करता है, जबकि नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य राज्य की स्वायत्तता के विचार को स्वीकार करता है, जिसमें विशेषकर मैक्स वेबर और ग्रामशी हैं। मैक्स वेबर और ग्रामशी ने क्या कहा है, इधर ध्यान दे बेटा, समझे। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि राज्य शक्ति की स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, मतलब मैक्स वेबर ने राज्य शक्ति की स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो कि नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आएगा। और इनका कहना है कि यहाँ पर राज्य शक्ति की स्वायत्तता है, तो इसका मतलब है कि राज्य बल प्रयोग करता है, इसके साथ में राज्य के अपने संसाधन होते हैं और अपने आज्ञाओं का पालन कराने के लिए बल प्रयोग करता है। और जो ग्रामशी है ये कहते हैं कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता, मतलब ग्रामशी ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया। इनका कहना है कि राज्य स्वायत्त तो होता है लेकिन वह निरपेक्ष नहीं होता है बल्कि सापेक्ष होता है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य मूल्यों के हिसाब से अपने निर्णय लेता है। कैसे? चूंकि यहाँ पर ग्रामशी ने राज्य में प्रभुत्व की दो संरचनाएं बतलाई हैं, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। राजनीतिक समाज का मतलब होता है कि राजनीतिक समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में बल प्रयोग किया जाता है, बल प्रयोग के माध्यम से अपने आदेशों का पालन कराया जाता है। लेकिन नागरिक समाज एक ऐसा समाज होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए यहाँ पर परिवार, पाठशाला मतलब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं इत्यादि के अंतर्गत जो पूंजीपति वर्ग होता है वो इस रूप में इनको शिक्षा देता है, इस रूप में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि ये शासक वर्ग के मूल्यों के अनुरूप अपने मूल्यों को ढाल लें, और जिससे कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उनको वास्तविक रूप में किसी भी रूप में अपने आदेशों का पालन कराने में कोई दिक्कत नहीं आए। मतलब नागरिक समाज की संरचनाओं के माध्यम से राज्य जनता की सहमति प्राप्त करता है, अर्थात यहाँ पर जो शासक वर्ग होता है वो परिवार, पाठशाला मतलब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उनमें जनता को इस रूप में शिक्षा दी जाती है जो कि वास्तविक रूप में शासक वर्ग के मूल्यों के अनुरूप हो। मतलब यहाँ जो शासित वर्ग है उसके मूल्यों को शासक वर्ग के मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है, और ये काम नागरिक समाज की संरचनाएं करती हैं। अब ये नागरिक समाज की संरचनाएं और राजनीतिक समाज क्या है, इनके बारे में मैंने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें समझा दी हैं। यहाँ तो चर्चा करना इसलिए जरूरी था, किसलिए जरूरी था कि राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत मैक्स वेबर और ग्रामशी की बातों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ नोट की है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं होती। और नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में मैक्स वेबर और ग्रामशी को आप अच्छे समझना चाहते हैं तो नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का पार्ट 1 देखेंगे, वहाँ सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ संकेत देना जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत मैक्स वेबर और ग्रामशी की बातों को स्वीकार नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि राज्य की स्वायत्तता के विचार को स्वीकार नहीं करता बल्कि राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है। अब बेटा समझे, मतलब यह सिद्धांत अर्थात राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत राज्य की स्वायत्तता के विचार को स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि मैक्स वेबर और ग्रामशी, मैक्स वेबर राज्य शक्ति की स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं और ग्रामशी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब राज्य की स्वायत्तता को दोनों स्वीकार कर रहे हैं, जबकि राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत मैक्स वेबर और ग्रामशी की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और कह रहा है कि राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है। मतलब यहाँ राज्य को जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जो कि धनवान होता है, पूंजीपति होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है। क्या? राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है, अर्थात जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, वह पराधीन वर्ग का शोषण करता है और इस शोषण के लिए राज्य वास्तविक रूप में एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका कहना है, किनका कहना है? उपकरणात्मक सिद्धांत का कहना है कि वास्तविक रूप में यहाँ सामान्य हित की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि केवल जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है उस प्रभुत्वशाली वर्ग के हित के लिए जो पराधीन वर्ग होता है उसका शोषण किया जाता है और राज्य शोषण का एक उपकरण है, एक साधन है। ये बात राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहता है। मतलब यह वास्तविक रूप में राज्य को केवल प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण माना जाता है। क्या? राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण माना जाता है, इसलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत मीन्स राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का मुख्य आधार मार्क्स और एंगल्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि 1848 में लिखी है, 1848 के कथन में निहित है। मतलब जो ये राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो मार्क्स और एंगल्स की पुस्तक कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि 1848 में लिखा है, इसके अंतर्गत इन्होंने एक वाक्य दिया है, एक कथन दिया है। क्या कहा है इन्होंने कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका या सरकार भी कह सकते हैं इसको, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा कहते हैं श्रमिक वर्गों को, ठीक है। तो संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के मिले जुले मामलों का प्रबंध करने वाली समिति मात्र है। बेटा ध्यान दें, क्या कह रहे हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के मिले जुले मामलों का प्रबंध करने वाली समिति मात्र है। मतलब यहाँ पर जो कार्यकारिणी, कार्यपालिका, सरकार है, वह केवल पूंजीपति वर्ग के मिले जुले मामलों का प्रबंध करने वाली समिति मात्र है। कौन? कार्यकारिणी अर्थात सरकार अर्थात राज्य। ये केवल एक समिति मात्र माना जा रहा है, किसके लिए? बुर्जुआ वर्ग के हितों के लिए। तो यहाँ वास्तव में इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वह मार्क्स और एंगल्स के इस कथन में मौजूद है। मतलब जब ये कह रहे हैं कि राज्य केवल एक प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मात्र है, मतलब राज्य को इन्होंने प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मात्र माना है, ये इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब बेटा इसके बाद में आते हैं अमेरिकी मार्क्सवादी विद्वान पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी इन्होंने तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है? कि राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है। अब ध्यान दी, राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है, मतलब जो राज्य है वह शासक वर्ग अर्थात प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, वास्तविक रूप में उसके हाथों का उपकरण है। फिर से बोलो, राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है। अब वास्तविक रूप में यही बात कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कही है, इसलिए राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत वास्तविक रूप में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का ही समर्थन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सियन पॉलिटिक्स इकोनॉमी, अर्थात मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट मतलब पूंजीवादी विकास का सिद्धांत, इसका ये हिंदी अर्थ हो गया। ये पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंतर्गत पॉल स्वीजी ने यह तर्क दिया है कि राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है। मतलब यहां राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है, क्या कह रहा है? कि राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है, राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण माना है। मतलब राज्य को यहाँ एक साधन माना जा रहा है, किसका? पराधीन वर्गों का शोषण करने का एक साधन है, और ये केवल प्रभुत्वशाली वर्ग का हित करता है, ये केवल शासक वर्गों का ही हित करता है, जबकि पराधीन वर्ग है, दीनहीन है, उनके हितों की बात नहीं करता है, सामान्य हित की बात नहीं करता है, बल्कि राज्य तो एक शोषण का यंत्र माना जाता है। क्या? राज्य को शोषण का यंत्र माना जाता है। तो मार्क्स और एंगल्स जो बात कर रहे हैं उसी बात का समर्थन राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कर रहा है, और राज्य के उपकरणात्मक सिद्धांत में पॉल स्वीजी ने भी इस बात का समर्थन किया है। इसके बाद में फिर एक दूसरा अमेरिकी मार्क्सवादी विचारक आता है, ये दो का मतलब दूसरा मतलब अमेरिकी, दूसरा अमेरिकी मार्क्सवादी विचारक आते हैं, क्या नाम है? रैल्फ मिलीबैंड। बेटा समझेंगे, रैल्फ मिलीबैंड, जो कि वास्तविक रूप में 1924 से 1994 मतलब 24 में जन्म होता है, 94 मृत्यु होती है। इनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एन एनालिसिस ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ पावर, अर्थात पश्चिमी शक्ति प्रणाली का विश्लेषण, पश्चिमी शक्ति प्रणाली का विश्लेषण, ये इसका हिंदी अर्थ हो रहा है। और इधर है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अर्थात पूंजीवादी, क्या? पूंजीवादी समाज में राज्य, पूंजीवादी समाज में राज्य, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तो इसमें ये पुस्तक लिखी है 1969 में, इसमें इन्होंने तर्क दिया है, किसने? रैल्फ मिलीबैंड ने। बेटा ध्यान देंगे यहाँ, मतलब रैल्फ मिलीबैंड भी राज्य को एक उपकरण ही मानते हैं, एक साधन मानते हैं, किसका? जो पराधीन वर्ग है, जो शासित वर्ग है, जो दीनहीन है, उनका शोषण करने का एक उपकरण है। मतलब वास्तव में राज्य को ये प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मानता है। ये भी कैसे? देखो, पूंजीवादी समाज का शासक वर्ग, ध्यान दें बेटा, पूंजीवादी समाज का शासक वर्ग
राज्य का प्रयोग समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपकरण के रूप में करता है। मतलब यहाँ भी वास्तविक रूप में इसको एक उपकरण ही माना जा रहा है, इसीलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। फिर से दोहराओ, पूंजीवादी समाज का शासक वर्ग, मतलब पूंजीवादी समाज का जो शासक वर्ग होता है, जिसे कि प्रभुत्वशाली वर्ग भी कहते हैं, वर्ग राज्य का प्रयोग, मतलब पूंजीवादी समाज का जो शासक वर्ग होता है या जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, वो राज्य का प्रयोग समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपकरण के रूप में करता है। मतलब राज्य का प्रयोग समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपकरण के रूप में, साधन के रूप में करता है, इसलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो रैल्फ मिलीबैंड ने भी इस बात का समर्थन किया है कि राज्य एक उपकरण है, राज्य एक साधन है। इसके बाद में मिलीबैंड अगली बात कह रहे हैं। मिलीबैंड कौन सी? रैल्फ मिलीबैंड, जो कि अमेरिका के मार्क्सवादी विचारक हैं, समकालीन मार्क्सवादी विचारक हैं। मिलीबैंड ने पूंजीवादी राज्य के वर्ग चरित्र को सिद्ध करने के लिए इन तत्वों पर विशेष बल दिया है। ध्यान दे बेटा, मतलब जो मिलीबैंड है, जो कि अमेरिका के मार्क्सवादी विचारक हैं, ये कह रहे हैं क्या कि मिलीबैंड ने पूंजीवादी राज्य के वर्ग चरित्र को सिद्ध करने के लिए इन तत्वों पर विशेष बल दिया है। मतलब यहाँ पर जो वर्ग चरित्र है कि भाई जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वह पराधीन वर्ग का शोषण करता है, और शोषण करता है तो इस शोषण के लिए राज्य का प्रयोग एक उपकरण या साधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आप समझें, यहाँ मैंने 3 बिंदुओं के माध्यम से बात स्पष्ट की है। नंबर 1, राज्य के अधिकारियों की मध्यम या मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि। ध्यान दे बेटा, नंबर 1, राज्य के अधिकारियों की मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो राज्य के अधिकारी होते हैं वो या तो मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि के होते हैं, इसलिए वास्तविक रूप में ये राज्य का प्रयोग, राज्य शक्ति का प्रयोग पराधीन वर्ग का शोषण करने के लिए करते हैं, उपकरण के रूप में। दूसरा है पूंजीपति वर्ग की आर्थिक शक्ति। मतलब जो पूंजीपति होते हैं वो पूंजीपति वास्तविक रूप में धनवान होने के कारण प्रभुत्वशाली कहलाते हैं, इसलिए पूंजीपति वर्ग की आर्थिक शक्ति होती है, और जब उनके पास आर्थिक शक्ति होती है तो फिर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी ये अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर करते हैं। मतलब इनका कहना है कि जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का कवच है। मतलब राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का कवच है, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है उन्हीं के द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पूंजीपति वर्ग के हाथों में आर्थिक शक्ति होती है, इसलिए ये राज्य का राजनीतिक शक्ति का प्रयोग एक उपकरण के रूप में ही करते हैं। और किसका शोषण करने के लिए? पराधीन वर्ग का शोषण करने के लिए, गरीबों का शोषण करने के लिए, दीनहीन दुखियों का शोषण करने के लिए, मजदूरों का शोषण करने के लिए, श्रमिकों का शोषण करने के लिए। यस। तीसरा है वर्तमान आर्थिक प्रणाली को कायम रखने के लिए राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों की स्वाभाविक इच्छा। मतलब तीसरा जो तत्व वो ये है कि वर्तमान आर्थिक प्रणाली को कायम रखने के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं और सरकारी अधिकारी हैं उनकी स्वाभाविक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह बनी रहे। क्यों बनी रहे? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था यदि बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे, अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक और सरकारी अधिकारियों की भी स्वाभाविक इच्छा होगी। क्या इच्छा होगी? कि वर्तमान आर्थिक प्रणाली को बनाए रखा जाए, मतलब वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखा जाए, और इसका ये लाख जतन करेंगे, प्रयास करेंगे। आज हम देखते हैं जो निजीकरण की दौड़ चल रही है, निजीकरण के ऊपर जो बल दिया जा रहा है, वो यही तो बात है कि राजनीतिक और सरकारी अधिकारी वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इनके स्वार्थों की पूर्ति हो सके। क्यों? क्योंकि अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो ये मिलीबैंड ने पूंजीवादी राज्य के वर्ग चरित्र को सिद्ध करने के लिए इन 3 तत्वों के आधार पर ये बात स्पष्ट की है। अब इधर आइए बेटा, मैंने लिखा है अतः यह सिद्धांत, अतः मीन्स यहाँ ये जो सिद्धांत है राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत। अतः ये सिद्धांत बेटा आप समझेंगे, राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति। बेटा ध्यान दें, राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति, मतलब जो राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति है इसकी एकता पर बल देते हुए राज्य को केवल शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। मतलब राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत है, ये कह रहा है कि राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति, मतलब यहां चूंकि जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, धनवान होता है, तो जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है
आर्थिक शक्ति उनके हाथों में होती है, और आर्थिक शक्ति इनके हाथों में होती है तो राजनीतिक शक्ति भी इनके हाथों में होती है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत ये कह रहा है कि राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति की एकता पर बल देता है कि जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी उसी के हाथों में राज्य शक्ति होगी, राजनीतिक शक्ति होगी। इसलिए राज्य शक्ति और वर्ग शक्ति एकता पर बल देता है और राज्य को केवल शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। मतलब यहाँ जो राज्य है वो केवल शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली है। कठपुतली क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो शासक वर्ग होता है वो शासक वर्ग ही धनवान होता है, पूंजीपति होता है, वो शासक वर्ग ही प्रभुत्वशाली होता है, और शासक वर्ग प्रभुत्वशाली होता है तो वह पराधीन वर्ग का शोषण करता है, और शोषण करने के लिए वास्तविक रूप में राज्य का एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है राज्य को केवल शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। मतलब राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य को केवल शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। और शासक वर्ग कौन होता है? जो प्रभुत्वशाली होता है। प्रभुत्वशाली कौन होता है? जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है, जिनके हाथों में वास्तविक रूप हम ये कहेंगे कि उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं या उत्पादन के साधनों के ये मालिक होते हैं। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और शासन, इसके मालिक होते हैं और इसके बल पर ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। और राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग करते हैं वो वास्तविक रूप में उनके हाथों की कठपुतली मात्र होती है। अपने स्वार्थियों के लिए जी चाहे वैसे राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत बोलता है, इसलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा गया है। मतलब राज्य का प्रयोग प्रभुत्वशाली वर्ग, पूंजीपति वर्ग वास्तविक रूप में एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। क्या? राज्य का प्रयोग एक उपकरण के रूप में करता है। कौन? प्रभुत्वशाली वर्ग। कौन? पूंजीपति वर्ग। कौन? धनवान वर्ग। कौन? जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होती है वह राज्य का प्रयोग एक उपकरण या साधन के रूप में करता है, इसलिए इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत यदि निष्पक्ष रूप में देखा जाए तो वास्तविक रूप में आज भी जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वो वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग एक उपकरण के रूप में ही करते हैं, राज्य का प्रयोग एक उपकरण के रूप में ही करते हैं। आप कहीं पर भी ये उदाहरण उठा करके लागू कर सकते हैं, 100% ये बात सत्य दिखाई देगी। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ 1, 2 इसका मतलब ये है कि बेटा जो राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत है ना, ये उपकरणात्मक सिद्धांत मैक्स वेबर और ग्रामशी की बात को स्वीकार नहीं करता है। ये ध्यान देंगे आपको। तो मैक्स वेबर का सिद्धांत तो क्या है कि राज्य शक्ति की स्वायत्ता का सिद्धांत दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य बल प्रयोग करता है और राज्य के अपने संसाधन होते हैं। मतलब वास्तव में राज्य की अपनी स्वायत्ता होती है। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता है। क्या? मार्क्सवादी सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत तो कह रहा है कि आर्थिक उत्पादन प्रणाली में जैसे परिवर्तन होता है राज्य में परिवर्तन हो जाता है, जबकि ये राज्य को स्वायत्त मान रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रामशी ये राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वह राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को भी जो है स्वीकार नहीं करता है। इसी के साथ में राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत जो है मैक्स वेबर और ग्रामशी की बात को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत मार्क्स और एंगल्स जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य देते हैं, जिनका सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत कहलाता है, ये मार्क्स और एंगल्स की बात का ही समर्थन करते हैं। कौन? राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत, जो कि इसको देने वाले कौन कौन है? पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड। मतलब राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड हैं। ये जो पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड हैं, इन्होंने मार्क्स और एंगल्स की बात का समर्थन किया है। मार्क्स और एंगल्स ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण दिया है, जो मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक रूप में जो राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत है, मैंने लिखा है यहाँ उपकरणात्मक सिद्धांत मार्क्स और एंगल्स। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत तो किसने दिया है? मार्क्स और एंगल्स ने। और राज्य को उपकरणात्मक सिद्धांत ये किसने दिया है? पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड ने। तो पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड, बेटा ध्यान दें, पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड ये मार्क्स और एंगल्स जो ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में आधार में जैसे परिवर्तन होता है अधिरचना में परिवर्तन होता है, और मार्क्स और एंगल्स ये दोनों ही राज्य को वास्तविक रूप में शोषण का एक यंत्र या साधन मानते हैं। इस बात का समर्थन यहाँ पॉल शिविजी और रैल्फ मिलीबैंड ने भी किया है।
इसलिए मैंने यहाँ लिखा है उपकरणात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि वास्तविक रूप में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली है। कौन? राज्य। मतलब उपकरणात्मक सिद्धांत राज्य को शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। उपकरणात्मक सिद्धांत राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली मानता है। उपकरणात्मक सिद्धांत राज्य को वास्तविक रूप में जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है उनके द्वारा ही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए, अर्थात प्रभुत्वशाली वर्ग पराधीन वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य का एक उपकरण या साधन के रूप में प्रयोग करता है। यह उपकरणात्मक सिद्धांत कहता है। इसका मतलब उपकरणात्मक सिद्धांत मार्क्स और एंगल्स ने जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य दिया है या सिद्धांत दिया है उसका समर्थन कर रहे हैं। कौन? उपकरणात्मक सिद्धांत। तो यहां राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत क्या कह रहा है? कुल मिलाकर राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का प्रयोग या राजनीतिक प्रणाली का प्रयोग या राजनीतिक शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है उनके द्वारा किया जाता है, और जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है उनके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो पराधीन वर्ग होता है उनके शोषण के लिए वास्तव में एक उपकरण के रूप में किया जाता है, एक साधन के रूप में किया जाता है। इसी कारण इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ये हो गया आपका नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत पार्ट 2। इसके बाद में इसके ऊपर एक लेक्चर और अपलोड करेंगे पार्ट 3, जो कि चर्चा हम कल करेंगे। आज हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे, कारण क्योंकि यदि आज ही हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे तो बेटा थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत यहाँ तक सीमित कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो होगा वो कल हम आपको समझाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य का जो उपकरणात्मक सिद्धांत है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें मूल जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, सार है, वो यही है कि राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि वास्तव में राज्य का प्रयोग प्रभुत्वशाली वर्ग एक उपकरण या साधन के रूप में करता है, और वास्तव में यहाँ जो पराधीन वर्ग होता है उसका शोषण करने के लिए प्रभुत्वशाली वर्ग राज्य शक्ति का प्रयोग एक साधन या एक उपकरण के रूप में करता है। इसी कारण इसे राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।